जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग उपराष्ट्रपति और जो मंत्री परिषद है, जिसको पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया, उससे संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको कवर किया है आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए और सारे के सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही आसान सा सवाल कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, आपको मैंने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और इस बात का उल्लेख कहाँ है? तो इस बात का उल्लेख आपको आर्टिकल 64 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 64 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो अपने कार्यों का निर्वहन जो करेंगे वो कैसे करेंगे? तो उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं करेंगे, बल्कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे काम करेंगे। और दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति पद के लिए आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात हो रही है। क्या राष्ट्रपति पद के लिए आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए? ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बात गलत है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। इसका मतलब साथियों यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस हुआ है। यहाँ होना चाहिए असत्य, कि इनमें से कौन असत्य है, तब जाकर के आपको असत्य कथन मिलेगा। और वो असत्य कथन कौन सा मिल जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका असत्य है। क्योंकि देखिए भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। तो सी नंबर देखिए क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के दोनों सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, सारे के सारे लोग मिलकर के चुनाव करते हैं किसका? उपराष्ट्रपति का। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। तो यहाँ पे सत्य की जगह असत्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत के जो उपराष्ट्रपति को शपथ है वो कौन दिलाते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात हो रही है। क्या वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति, या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष? देखिए साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री किसी को शपथ नहीं दिलाते हैं, वो खुद शपथ लेते हैं। तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और लोकसभा अध्यक्ष ये किसी को शपथ नहीं दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे किसको? भारत के राष्ट्रपति को। चौथे नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। एक नंबर कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। और चौथा नंबर कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय पीएम संसद का सदस्य हो। ये सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको कराए हुए हैं, मतलब थ्योरी कराया हुआ है। और ऐसे प्रश्न में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं होता, ये राष्ट्रपति में निहित होता है। इसका मतलब सही कूट का चयन करने कह रहा है, तो ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान है, बिल्कुल सही है। और
यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय पीएम संसद का सदस्य हो। ये बात भी सही है, क्योंकि कोई भी सदस्य यदि मंत्री परिषद का सदस्य होना चाहे तो हो सकता है वो बिना किसी सदन के सदस्य होने के बावजूद, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उनको क्या करना होगा, सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो इसका मतलब पीएम भी उन्हीं में से एक मंत्री है जो मंत्रियों का हेड है। तो पीएम भी अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है तो इसका मतलब वो पीएम बन सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर उनको भी सदस्यता लेनी होगी। तो कौन कौन सा जो कोट है वो सही है आपका, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 1, 2, 4, तो 1 तो नहीं होगा, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ काट डालिए। ये गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि 1 नंबर में कह रहा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होता है। तो 1 नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा और 1 नंबर जहाँ जहाँ है वो नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। चलिए अब तक तो सी ही मिला है सब। आगे बढ़िए। 5 नंबर कह रहा है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट को हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। और मैंने कहा था कि जो मंत्री होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और उस 3 में एक और भी प्रकार आ जाता है, तो कुल मिलाकर 4 मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले और एक अस्वतंत्र प्रभार वाले, और तीसरा जो होता है वो उप मंत्री होता है। तो कैबिनेट मंत्री में जो सम्मिलित होते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है मंत्री स्तर के सभी मंत्री, ऑप्शन बी कह रहा है केवल कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी कह रहा है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, और डी कह रहा है कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो मित्रों, कैबिनेट में केवल और केवल सम्मिलित कौन होते हैं, तो याद रखिए जो केवल कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मंत्री के जितने सदस्य होते हैं वे सारे के सारे कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा बाकी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते उसमें। अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अनुच्छेद 63 का संबंध है। अनुच्छेद 63, देखिए मैंने आपको कहा था कि जब भी 62 से आगे, 62 तक क्या है, राष्ट्रपति का प्रोविज़न है, 62 से आगे जब भी जाए आप, और 62 से लेकर 71 तक अगर आपको ऑप्शंस आर्टिकल्स याद ना हो तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, एक काम करना है, एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करना है। 63 है, इस 63 में 6 और 3 है, 6 में 1 घटा लें 5 आ जाएगा, 1 घटा लें तो 2 आ जाएगा। यानी जो प्रोविज़न 52 में होगा राष्ट्रपति के लिए, वही प्रोविज़न 63 में होगा उपराष्ट्रपति के लिए। तो 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो इसका मतलब 63 क्या कहेगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन कह रहा है ए कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद, ऑप्शन बी कह रहा है उपराष्ट्रपति का शपथ, ऑप्शन सी कह रहा है उपराष्ट्रपति का पद, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ज़रा बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो साथियों, जहाँ तक मुझे दिख रहा है तो इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आर्टिकल 64 के लिए क्या हो, सही हो। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न 6 नंबर का क्या कह रहा है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है या किसके पास है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भारत में कार्यपालिका के 2 हेड हैं, एक तो डिज्यूर हेड, दूसरा डिफेक्टो। डिज्यूर हेड का मतलब जो संवैधानिक प्रमुख होगा, और डिफेक्टो हेड का मतलब क्या होता है कि जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जिनमें निहित होंगी। और डिज्यूर हेड में मैंने बताया था आपको कि डिज्यूर हेड भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जबकि डिफेक्टो हेड भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, मंत्री परिषद, दूसरा कह रहा है संसद, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा उपराष्ट्रपति। तो बताइए साथियों, यहाँ पे प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, जवाब दीजिए फटाफट से। तो देखिए जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो इसका मतलब वास्तविक कार्यपालिका जो होगा, तो वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित है, मंत्री परिषद में। और प्रधानमंत्री अपने मन से डायरेक्ट फैसला नहीं लेते हैं, मंत्री परिषद में यानी कैबिनेट मंत्री के
जितने सदस्य होते हैं उन सबसे पूछताछ करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री अगर स्वयं खुद से फैसला लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन मंत्री परिषद है ही किस लिए? सही दिशा, सही मार्गदर्शन, सही संचालन के लिए। और ऑप्शन बी कह रहा है संसद तो नहीं होना चाहिए क्योंकि कार्यपालिका वो है ही नहीं। संसद क्या है? विधायिका है। राष्ट्रपति मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो डिज्यूर हेड होते हैं, ना कि डिफेक्टो, यानी वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति उनके हाथ में बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि आर्टिकल 74 में सीधा कहा गया, साफ कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और उपराष्ट्रपति तो खैर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम क्या वो 30 वर्ष है, क्या 25 वर्ष है, क्या 35, या फिर क्या ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं, यानी कोई भी उम्र सीमा नहीं? बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर देखें आप तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। और ऑप्शन ए जो 30 वर्ष है इसमें राज्यसभा की न्यूनतम आयु है, ये राज्यसभा की न्यूनतम आयु है, और ये लोकसभा की न्यूनतम आयु है। और ये 35 वर्ष, ये जो 35 वर्ष है ये राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगला जो ऑप्शन कह रहा है, बिल्कुल देखिए कितना खतरनाक ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन डी कह रहा है कोई सीमा नहीं, वो तो अधिकतम के लिए। अगर यहीं पे प्रश्न ये होता ना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 80 साल के बाद कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन न्यूनतम सीमा की अगर बात करी जाए साथियों, तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि 25 वर्ष लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष की आयु प्राप्त करनी होती है। और कोई भी प्रधानमंत्री अगर बने तो वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं का भी सदस्य होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कब तक रह सकता है? क्या 1 वर्ष, क्या 6 महीना, या फिर क्या 3 महीना, या फिर क्या 1 महीना? बताइए फटाफट से क्या जवाब होना चाहिए आपके हिसाब से। तो देखिए, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, यही प्रोविज़न राज्य में भी लागू होता है। जब राज्य पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्या होता है। 1 वर्ष, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना। देखिए मैंने आपको बताया था, और अभी प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस किया, तो मैंने कहा आपसे कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री है और वह संसद का सदस्य नहीं है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना सर्वाइव कर सकता है बिना संसद का सदस्य बने। 6 माह के अंदर उनको सदस्यता लेनी होती है, और 6 माह ऑप्शन में है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्न में किसकी अध्यक्षता उसके द्वारा जो उसका सदस्य नहीं होता है? निम्न में किसकी अध्यक्षता उसके द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? क्या ऑप्शन ए के मुताबिक वो लोकसभा है, यानी लोकसभा क्या अध्यक्ष? क्या वो मंत्री परिषद है? देखिए मंत्री परिषद से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी कह रहा है राज्यसभा, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है विधानसभा। तो मेरे साथियों आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। निम्न में किसकी अध्यक्षता उसके द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? क्या वो लोकसभा है, यानी लोकसभा अध्यक्ष है? क्या वो प्रधानमंत्री है? क्या वो राज्यसभा है, या फिर वो विधानसभा है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए।
तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष कहाँ से बनते हैं? अपने सदस्यों में से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है, यानी चुना जाता है उनके सदस्यों के द्वारा। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्या उस सदन के, मतलब उस जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं? अगर नहीं भी है तो 6 माह के अंदर अंदर उनको बनना ही होगा हर हाल में। लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति। और भारत के उपराष्ट्रपति पद पर वही चुने जाते हैं जो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कहीं का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो चुनाव होने के बाद अगर वो विजेता हो जाते हैं तो उनको अपना पद छोड़ना होता है। इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कह रहा है। संविधान में मंत्रिमंडल का केवल एक बार उल्लेख किया है, और वो कहाँ हुआ है उल्लेख? संविधान में मंत्रिमंडल का केवल एक बार उल्लेख हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हुआ कहाँ है? क्या वो अनुच्छेद 352 है? क्या वो अनुच्छेद 356 है? क्या वो अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368? बताइए क्या जवाब होना चाहिए, कौन से ऑप्शन सही होने चाहिए? तो देखिए, अनुच्छेद 352 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संकट काल की घोषणा की जाएगी, और ये जो संकट काल होगा ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा। और मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर संकट काल की घोषणा कौन कौन से कंडीशन पर की जाती है, कौन कौन से शर्तों में की जाती है। और अनुच्छेद 356 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्य में आपातकाल की घोषणा करेंगे। और 360 में अगर हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस है, यानी रुपए पैसे की संकट आ पड़ी है, तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय 360 के मुताबिक क्या करेंगे? तो 360 के मुताबिक संकट काल की घोषणा करेंगे। और अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, तो इसका तो खैर अलग ही मसला है। अनुच्छेद 352 में ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति महोदय संकट काल की घोषणा करेंगे तो ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में लिखित सिफारिश होनी चाहिए। बिना लिखित सिफारिश के घोषणा नहीं होगी। और ये बात कब जोड़ा गया? तो जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उसमें जोड़ा गया कि बिना लिखित सिफारिश के क्या होगा? संकट काल की घोषणा नहीं होगा। तो संकट काल की घोषणा कब किया जाएगा? वो 352 में बताया गया कि जब कैबिनेट की लिखित सिफारिश मिल जाए। किनको? राष्ट्रपति को। तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है 352 में। इस बात का ख्याल रखें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11वां नंबर का प्रश्न है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, सामूहिक, जैसे ही सामूहिक आ जाए तो आपको ध्यान रखना है सामूहिक में समूह के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत में आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत का मतलब अकेले अकेले। तो अकेले अकेले जो रिस्पॉन्सिबल होंगे तो राष्ट्रपति एक ही है उनके प्रति, तो अकेले में याद रखना है राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन जब बात सामूहिक रूप से आ जाए, समूह की आ जाए, तो समूह में लोकसभा भी एक समूह है, ठीक है। संसद में तो साथियों दोनों है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होते हैं। मंत्री परिषद केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका मतलब संसद, आप लोकसभा ऑप्शन मना हो तो संसद आप नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा। राष्ट्रपति, जी हाँ, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी तब होते जब यहाँ सामूहिक रूप ना लिख करके क्या दिया जाता? व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत रूप से अगर मंत्री परिषद की बात कही जाए, मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं व्यक्तिगत रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और प्रधानमंत्री खुद ही क्या है? मंत्री परिषद का एक मंत्री है। तो इनके प्रति उत्तरदायी तो कोई होंगे नहीं। ये उत्तरदायी होंगे किनके प्रति? या तो राष्ट्रपति के प्रति या फिर किनके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? देश के बाहर मोरारजी देसाई की मृत्यु ये देश के अंदर ही हुई थी।
जवाहरलाल नेहरू हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु भी देश के अंदर हुई थी। इंदिरा गांधी, इनको देश के अंदर ही इनका एसेसिनेशन यानी राजनीतिक हत्या हुई थी। और लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है साथियों, ये ताशकंद में हुई थी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो उस युद्ध की समझौता के लिए गए हुए थे ताशकंद। ताशकंद कहाँ है, कहाँ तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी, ध्यान रखें। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का जो पद है साथियों, ये हमारे संविधान में नहीं है, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है, संविधान से बाहर का प्रावधान है कि ज़रूरत पड़ने पर भारत के उप प्रधानमंत्री का जो चयन है वो किया जाएगा, समय समय पर किया भी गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो पहले कौन थे? देखिए, क्या वो लाल कृष्ण आडवाणी थे? ये लाल कृष्ण आडवाणी आखिरी थे। 2002 से लेकर 2004 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। जब प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। मोरारजी देसाई ये पहले नंबर के नहीं थे, ये दूसरे नंबर के थे साथियों। तीसरे नंबर में चौधरी चरण सिंह थे और जगजीवन राम बाद में थे। तो इसका मतलब यहाँ पहले नंबर में तो है ही नहीं कोई। पहले नंबर में आपके जो प्यारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखें वो कौन होंगे? भाई पटेल। भाई पटेल, कौन भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन क्या है कि भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में बांटता है। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में बांटता है। और दूसरा कह रहा है मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा का 15% होता है। क्या ये बात सही है साथियों? पहला जो ऑप्शन कह रहा है, पहला जो आपका ऑप्शन है वो देखिए क्या कह रहा है कि भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में बांटता है। तो मंत्रियों के प्रकार का भारत के संविधान में कोई वर्णन नहीं है। मंत्रियों के प्रकार का वर्णन ये परंपरागत रूप से चलता आ रहा है। परंपरागत क्या? तो ब्रिटिश जो कानून है उसके हिसाब से परंपरा बनी हुई है कि किस तरह के मंत्री होंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपका, पहला जो कथन है वो तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि मंत्रियों की जो कुल संख्या है प्रधानमंत्री सहित लोकसभा का 15% होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि केवल 2 सही की बात हो रही है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित होता है। कहाँ होता है? केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए कह रहा है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या संसद के दोनों सदन में, या फिर डी में कह रहा है संयुक्त बैठक में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा, या फिर दोनों मिलकर प्रस्ताव पारित करेंगे, या फिर संयुक्त बैठक? देखिए साथियों, उपराष्ट्रपति की जहाँ तक बात हो तो उपराष्ट्रपति में आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, राज्यसभा के साधारण बहुमत से। तो साधारण बहुमत, मैंने आपको बहुमत का प्रकार बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। राज्यसभा के केवल और केवल 50% प्लस 1 वोट से क्या किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। केवल राज्यसभा उसमें। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, लोकसभा की सहमति ज़रूरी है। अगर प्रस्ताव आपने पारित करवा दिया, अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं और पारित हो गया प्रस्ताव, तो उस प्रस्ताव में मंजूरी, जो सुझाव है वो कौन देंगे? वो लोकसभा के सदस्य भी उसमें सुझाव देंगे, सहमति देंगे कि हाँ ये काम आपने सही किया। ध्यान रखें इस बात का। संसद के दोनों सदन ये राष्ट्रपति के जो महाभियोग है उसमें शामिल होते हैं। और संयुक्त बैठक, जब कोई फैसला लेना हो साधारण विधेयक पर और सहमति ना बन पाए, तो ऐसे में संयुक्त जो बैठक है उसका प्रावधान आर्टिकल 108 में दिया गया है। इस बात का ख्याल रखें आप।
और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2022 में 16वें उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य थे, कितने थे? तो उपराष्ट्रपति पद में कौन कौन वोट डालते हैं? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में कौन कौन वोट डालते हैं? तो लोकसभा के मेंबर्स, सारे मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड, और राज्यसभा के मेंबर्स, सारे मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर वो नॉमिनेटेड हो। तो बताइए लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर कितने हैं? 543 और 245, तो कुल मिलाकर कितने हुए? कुल मिलाकर हुए आपके 8 और 7, 788 लोग क्या होंगे? निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। लेकिन साथियों यह बात है 16वें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो रही है। तो 16वां उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ उसमें कितने लोग शामिल थे ये पूछा जा रहा है। टोटल 788 लोग शामिल होने का प्रावधान है, लेकिन उस 788 में याद रखें आप कि 16वें जो उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन हो रहा था, तो ऐसे में 5 सदस्य जो कि इलेक्टेड और 3 सदस्य जो कि नॉमिनेटेड, कहाँ से? राज्यसभा से, ध्यान रखें राज्यसभा से, ये शामिल नहीं थे। इनका जो पद था वो खाली था। तो 8 घटा दें, कितना हो जाएगा? 780। लेकिन इस 780 में साथियों शामिल कितने थे? तो इस 780 में जो पार्टिसिपेट किए वो 725 लोग ही भाग लिए। इस 725 लोगों में जो इनवैलिड वोट्स पड़े वो 15 थे। तो कुल मिलाकर बचे कितने? 710। और इस 710 में जो 528 वोट है वो मिले किनको? जगदीप धनखड़ साहब को। और 182 वोट किनको मिले? तो मार्गरेट अलवा साहब को मिले। तो कुल मिलाकर देखिए 8 2 10 1 5 7, ठीक इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 788 ही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 788 लोगों के जो भाग लेने का प्रावधान है वो सारे के सारे शामिल थे। लेकिन ये सीटें खाली थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए 780। 780 ऑप्शन में है ही नहीं। जब नहीं है तो इसका मतलब 788, इन चारों में से अगर चुनना हो तो 788, या अगर ऑप्शन ई हो कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो आप इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक चुन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप उपराष्ट्रपति मत ढूंढिए, आप राष्ट्रपति ढूंढ लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? 55 में। आप 55 में क्या करिए, आप आर्टिकल 55 में एक एक जोड़ दीजिए दोनों में। तो जब एक एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 इसका मतलब उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 66 में होंगी। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है? 66। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। 55 राष्ट्रपति के लिए है, 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात होती है, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और इलेक्शन जो प्रोसेस है वो सारी की सारी बातें आर्टिकल 66 में ही दी गई है। और अनुच्छेद 60 यानी आर्टिकल 60 इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति के शपथ की बात है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है। क्या डैश होता है? भारत का जो प्रधानमंत्री है वो क्या होता है? क्या वो निर्वाचित होते हैं, क्या मनोनीत होते हैं, क्या नियुक्त किए जाते हैं, या फिर चयनित होते हैं? देखिए इनके अंग्रेजी वर्जन को जब तक आप नहीं सुनेंगे ना कंफ्यूज रहेंगे। निर्वाचित का मतलब इलेक्टेड। तो भारत के प्रधानमंत्री इलेक्टेड नहीं होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री वो क्या होते हैं वो आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन इलेक्टेड नहीं होते हैं। इलेक्टेड कौन होते हैं? तो लोकसभा के मेंबर्स जनरल इलेक्शन में इलेक्ट किए जाते हैं। किनके द्वारा? तो डायरेक्ट जनता के द्वारा किए जाते हैं। और जहाँ तक बात नॉमिनेटेड की हो तो नॉमिनेशन भारत के प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन नहीं होता है। ये जो निर्वाचित सदस्य होंगे अपने में से क्या करेंगे? किसी एक पर सहमति जताएंगे कि हमारे जो सदस्यों में प्रधानमंत्री किनको होना चाहिए। कहने का मतलब सहमति देना, सहमति देने का मतलब सिलेक्शन होना, चयनित होना। तो अपने में से किसी एक का चयन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। चयनित शब्द का मतलब क्या है? सेलेक्टेड।
तो सिलेक्टेड होते हैं, लेकिन क्या सिलेक्टेड होने से वो अपने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। चयनित होने का मतलब है कि चयनित किया किसने? लोकसभा के सदस्यों ने। लेकिन लोकसभा के सदस्य चयनित करने के बाद वो जाएंगे, प्रस्ताव रखेंगे कि अब हमारी सरकार बननी चाहिए। तो जब सरकार बननी चाहिए तो उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। तो नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचित होते हैं वो, ना कि मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब नॉमिनेटेड, ना ही वो चयनित होते हैं। चयनित होते हैं लेकिन उनके मेंबर्स के द्वारा अपने में चयनित होते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति उस पद के लिए कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। ध्यान रखें। अगला प्रश्न क्या कर 19वां नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है, दायित्वों का प्रावधान है, लेकिन किसके दायित्व की बात हो रही है? किनके दायित्व का प्रावधान होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और प्रधानमंत्री। देखिए साथियों, आर्टिकल 78 में साफ साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह अपने कार्यों का, अपने मंत्रिपरिषद के कार्यों का विवरण राष्ट्रपति को सौंपे समय समय पर। यह दायित्व है, किनका दायित्व है? प्रधानमंत्री का दायित्व है। राज्यसभा के सभापति का दायित्व नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष का दायित्व नहीं है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी दायित्व नहीं है। तो ये दायित्व किनका है? भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व है। मित्रों ध्यान रखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% किया गया था? क्या 92वां संविधान संशोधन, 95वां या 91वां या फिर वो 93वां? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 92nd नहीं होगा, 95th नहीं होगा, 91st कब हुआ था? 2003 में। और 2003 में ये कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद की कुल संख्या होंगी वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% होगा, कुल संख्या का। और याद रखें उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, उन्हीं 15% में, अलग से नहीं होंगे वो, उन्हीं 15% में कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। ध्यान रखें। 21वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अनुच्छेद 65 का संबंध किससे है? मैंने फिर आपको बताना है कि मैंने आपको फिर बता दिया, पहले ही बता दिया है कि जैसे ही 62 से ऊपर जाए आप और 71 से नीचे रहें तो आपको करना कुछ नहीं है। 65 है उसमें 1 घटा लें, ये हो जाएगा आपका 5, इसमें 1 घटा लें, ये हो जाएगा आपका 4, 54। 54 में क्या है? 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और उपराष्ट्रपति का कोई निर्वाचक मंडल नहीं होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है, देख लीजिए आप। इसी में क्या है? निर्वाचक मंडल है, इसी में इलेक्शन प्रोसेस है। तो मित्रों होना क्या चाहिए? अब देखिए जरा, 54 में क्या कहा गया? निर्वाचक मंडल, लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता ही नहीं है। मतलब होता है तो सबको मिला करके एक ही आर्टिकल में दिया है 66 में। अब 65 में क्या होगा? तो 65 में ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो उस समय उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे? तो वो उपराष्ट्रपति करेंगे। तो आइए पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका कहाँ? यहाँ। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल नहीं, वो 66 में है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये भी 66 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये 55 में है। और इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान प्रधानमंत्री पहली बार कौन से क्रम का, पहली बार प्रधानमंत्री मतलब पहली बार 2 बार हो गया है, वर्तमान प्रधानमंत्री पहली बार कौन से क्रम का प्रधानमंत्री बने थे? कौन से क्रम मतलब क्रम के अनुसार, पहला नंबर, दूसरा नंबर, कौन से नंबर पे बने थे? तो देखिए जब 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका जो क्रम था वो 15वां था। ध्यान रखें इस बात का, 15वें नंबर का प्रधानमंत्री बने थे। और 16वां 17वां तीनों लगातार वही जीते हैं, मतलब वही प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे हैं। तो 15वां 16वां 17वां तीनों पे वही है। लेकिन पूछ क्या रहा है, पहली बार जब बने थे तो वो कौन से नंबर पे थे? 15वां नंबर पे थे। अगला प्रश्न कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये बात कौन से आर्टिकल में कहा गया है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति की अगर बात हो कि पदेन सभापति होते हैं
तो साथियों आपको आर्टिकल 89 और आर्टिकल 64 दोनों ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों ही आर्टिकल, इसमें क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो इसमें कहा गया है 89 में कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और आर्टिकल 64 में भी यही बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति होंगे, जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो दोनों ही आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 69 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का शपथ है। 71 में क्या है, तो 71 में है यार कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसको हैंडल करने का काम कौन करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न 24वां नंबर का, निम्न में कौन भारत के पीएम बनने से पहले किसी राज्य के सीएम नहीं थे। अच्छा, निम्न में कौन भारत के पीएम बनने से पहले किसी राज्य के सीएम नहीं थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या वो HD देवगौड़ा साहब थे, या नरसिम्हा राव, या चंद्रशेखर, या फिर मोरारजी देसाई। देखिए साथियों, HD देवगौड़ा ये कहाँ के थे, तो ये कर्नाटक के सीएम रह चुके थे। नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके थे। मोरारजी देसाई ये महाराष्ट्र के सीएम रह चुके थे। चंद्रशेखर ये कहीं के सीएम नहीं थे। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जिनको 528 वोट प्राप्त हुए वो थे आपके जगदीप धनखड़ साहब। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो साथियों आपको आज का जो प्रश्न है वो कैसा लगा, और सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में मैंने दृष्टि के बुक से लिया हुआ है सारे प्रश्न, और जाइए आप भी दृष्टि के बुक को देखिए और आपको और भी सहूलियतें मिल जाएंगी, क्योंकि और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आपको वहाँ से बेहतर मिल जाएगा। तो साथियों ध्यान रखें कि जितने सारे प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम से संबंधित है। तो चलिए आज के जो लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और जब मिलेंगे अगले दिन तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुशी रहें।